हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर, जहां पे आज हम क्लास 11th की मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हमारा चैप्टर है, इसके कुछ गिने चुने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं, बहुत सारे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 250-300 क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं मेरे वीडियोज़ में। तो यहां पे जो है बहुत छोटे से वीडियो के अंदर कुछ जो वैरायटी बच गई थी, सिंपल सी वैरायटी जो बच गई थी, जो आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उनका मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स और ई बुक्स, जिनको आप अवेल कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जहां पे एक फॉर्म के लिंक है, उसको क्लिक करें, अपने डिटेल्स को भरें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। ये जो बुक्स और ई बुक्स हैं, इनको हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक्स। तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो इन बुक्स में आपको मिलेगा। चलिए, तो इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ अब जरा हम सेशन पे आते हैं। एक और छोटी सी बात है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात सुन लो, इतना सुन लिया है तो अगर इसी तरीके से क्लास 11th के बाकी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस आपको देखने हैं, वापस से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट के लिंक है, उस पे आप क्लिक करो और आपके सामने सारे अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप उनको भी देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे हम फटाफट, और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, पर यहाँ पे एमसीक्यू है तो यहाँ पे हम अंतिम समय तक आंसर निकाल के ही क्वेश्चन को रोकेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. The number of ways such arrangements are possible. तो यहां पे बच्चों आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास कितने मेन हैं, आपके पास 5 मेन हैं और आपके पास 4 वुमेन हैं, और आपको इनको एक रो में जो है बिठाना है। क्वेश्चन में ये चीज दी गई है कि यहां पे जब आप रो में बिठाएंगे तो वुमेन जो है ऑक्यूपाई करेंगी आपके सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस। तो कितने लोग हैं? 5 + 4, सर हमारे पास 9 पर्सन है। अगर 9 पर्सन्स को आप बिठाना चाहते हैं तो कितनी जगह होनी चाहिए? भाई 9 प्लेसेस होनी चाहिए। तो मान लीजिए पहली जगह है, दूसरी जगह है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और 9वीं, ये 9 जगह हैं आपके पास। इनको हम नंबर दे देते हैं क्योंकि यहां पे प्लेसेस में इवन और ऑड का जो यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश की गई है। तो प्लेसेस का हम नंबर देते हैं। ये आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, ये आपका सेकेंड प्लेस हो गया, ये थर्ड प्लेस है, ये आपका फोर्थ प्लेस है, यह आपका 5th प्लेस है, जबकि 6th है, 7th है, 8th है और 9th प्लेस है। करेक्ट है। चलिए अब यहां पे बच्चों वुमेन्स को हमें इवन प्लेसेस पे बिठाना है, तो पहले इवन प्लेस को मार्क कर लो। ये 2 जो है एक इवन नंबर है, 4 जो है इवन नंबर है, 6 जो है वो इवन नंबर है और 8 जो है इवन नंबर है। तो वुमेन जो है इन्हीं इवन प्लेसेस पे बैठ पाएंगी। अब हमारे पास 4 वुमेन है तो ऑब्वियसली डिफरेंट वुमेन्स होंगी। तो हमने मान लीजिए वुमेन 1 को यहां बिठा दिया, वुमेन 2 को हमने यहां बिठा दिया, वुमेन 3 को हमने यहां बिठा दिया और वुमेन 4 को हमने यहां बिठा दिया। तो ये प्लेसेस हमने डेजिग्नेट कर दी किनको? बच्चों ये प्लेसेस हमने डेजिग्नेट कर दी है वुमेन्स को। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वुमेन्स इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी। तो 4 तो इवन प्लेसेस हो गए। अगर मैं ऑड प्लेसेस गिनूं तो ये है ऑड, ये है आपका ऑड, ये है ऑड, ये है ऑड और ये है ऑड। तो ऑड प्लेसेस कितनी है? 5 है। आपके पास मेंस कितने हैं? 5 है। तो पांचों के पांचों जो मेन है वो कहां पे बैठेंगे? भाई ऑड प्लेसेस पे ही बैठेंगे। ये तो ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि वुमेन्स अगर आपके इवन प्लेसेस पे बैठेंगी तो जो आपके 5 मेंस हैं उनको कहां बैठना पड़ेगा? आपके ऑड प्लेसेस पे बैठना पड़ेगा। तो पहले हम मेन को बिठा देते हैं और फिर हम वुमेन को बिठा देते हैं, या वाइस वर्सा आप कर लीजिए कि पहले आप वुमेन को बिठा दीजिए फिर आप मेन को बिठा दीजिए। तो भाई 4 वुमेन है, 4 जगह हैं, तो 4 वुमेन को 4 जगह पे बिठाने का तरीका बच्चों बहुत ही सिंपल है। 4p4
आई होप आपको ये समझ में आया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन सब कुछ दिया जा चुका है। अब यहां पे हम डायरेक्ट करेंगे चीजें, वरना यहां पे मैं आपको समझाने बैठ गया कि ये 4p4 कहां से आएगा तो ये वीडियो एक कॉन्सेप्ट वीडियो बन जाएगी, जो मैं नहीं बनाना चाहता हूं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो है। तो भाई 4 वुमेन को 4 जगह पे बिठाने के लिए मैंने 4p4 कर दिया। वहीं पे मेरे पास 5 वुमेन है, सॉरी 5 मेन है और 5 जगह है। अगर मैं 5 मेन को 5 जगह पे बिठाना चाहता हूं तो मैं 5p5 कर दूंगा एंड ऑब्वियसली इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। भाई 4p4 का मतलब क्या होता है? 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। जबकि 5p5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, परेशानी है क्या? नहीं, शानदार। अच्छा, 4 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? तो सर आप बोलेंगे कि 4 फैक्टोरियल जो होता है सर वो 24 होता है और 5 फैक्टोरियल जो होता है सर 120 होता है। तो सर 120 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है यहां पे 24 मल्टीप्लाइडेड बाय 120। आप इतना काहे को परेशान होते हैं? आप इसको ऐसा लिख दीजिए 24 मल्टीप्लाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइडेड बाय 10। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 12 144, 140, ये मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने पे 288 आएगा। आप भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि 288 आता है कि नहीं। मुझे लगता है आएगा। और यहां पे 10 का जो 0 है वो पीछे से आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनना चाहिए 2880। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही लग रहा है। अगर हम चेक करते हैं तो लीजिए आपका बी वाला ऑप्शन आता भी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, जहां पे पहले आप वुमेन को बिठा देंगे 4p4 वे से। भाई 4 जगह है, 4 वुमेन है। वुमेन को हमने 4 जगह क्यों दी? क्योंकि ऑब्वियसली वो 4 है और आपके इवन प्लेसेस भी 4 हैं। आपके पास मेन 5 है, 5 मेन को बिठाने के 5p5 तरीके हैं। आपने बेसिक प्रॉपर्टी लगाई है। आपने यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाई है बच्चों कि npn जो होता है ये एक्चुअली n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो 4p4 जो होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा। वहीं पे 5p5 जो है वो 5 फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल की वैल्यूज मैंने आपको डायरेक्टली याद करने को बोली थी, निकाल के भी दिखाया था। याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर आप कर ही सकते हो। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन में एज सच आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और अपन वैरायटी देखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से होगा, देखते जाइए। क्योंकि देखिए एमसीक्यू जो होते हैं, जो आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ये बहुत टफ एमसीक्यूज नहीं होंगे। क्योंकि आपके स्कूल में एमसीक्यू कितने मार्क्स का आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 मार्क्स का आता है एमसीक्यू, उससे ज्यादा मार्क्स का तो आ नहीं सकता। तो अगर एमसीक्यू 1 नंबर का आ रहा है तो भाई वो क्वेश्चन भी 1 नंबर जैसा ही होना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा और फटाफट उसका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो कभी भी टफ एमसीक्यू आपके स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं पूछेंगे। भाई वो जेईई का एग्जाम नहीं बना रहे हैं आपके लिए कि बहुत टफ पूछ दिया एकदम। एक एमसीक्यू 4 नंबर का नहीं है, यहां पे 1 नंबर का है। तो लेवल भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगैरिथम इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों कि लोगैरिथम नाम का एक शब्द है, तो हमने लिखा LOGARI, लोगैरी, THMS, लोगैरिथम्स। ये आपके पास क्या है? एक शब्द है। भाई शब्द में कितने लेटर हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना? 10 हैं, गिन लो एक जरा। LOG, लॉग, ARI, THMS। हाँ भाई 10 लेटर्स हैं आपके पास। बच्चों कहते हैं कि ये जो 10 लेटर है, इन 10 लेटर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स का क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। और आपको इसकी परवाह नहीं करनी है कि उसका मतलब हो या मतलब ना हो। तो आपके पास भाई 10 लेटर है, उसमें से 3 लेटर का क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। और इसकी परवाह नहीं करनी है कि उस वर्ड का मीनिंग है या नहीं है। तो 10 वर्ड में से 3 वर्ड का, 10 लेटर्स में से 3 लेटर्स का आपको वर्ड बनाना है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आप लगाएंगे बच्चों। 10 लेटर हैं, उसमें से कितने लेटर का वर्ड बनाना है? सर 3 लेटर का। तो क्या लगा देंगे? 10p3 लगा देंगे, खत्म कहानी। जैसे वहां पे 4 लोगों को 4 जगह बिठाना था तो 4p4 लगाया था। यहां पे भैया 10 लेटर में से 3 लेटर का शब्द
बनाना है तो 10p3 लगा देंगे। ये मैं बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि भाई 10 लोग थे, उनमें से 3 लोग चाहिए थे, तो 10p3 कहानी खत्म। अब 10p3 को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। भाई 10p3 का मैंने आपको किसी भी एनपीआर को सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके दिए थे। एक तरीका ये दिया था कि एनपीआर मिले, एक तरीका ये होता है कि आप ऊपर लिखे n फैक्टोरियल, नीचे आप लिख दे n माइनस आर का फैक्टोरियल और आप इसको फर्दर सॉल्व कर ले। मैंने बोला था कि ये प्रोसीजर ठीक है, अच्छा है, पर इससे बेटर एक प्रोसीजर है कि आप नीचे वाले नंबर पे फोकस करिए। भाई नीचे वाला नंबर कौन है? 3 है। तो अगर नीचे वाला नंबर 3 है और ऊपर वाला नंबर कौन है? 10 है, तो 10 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके लिखना है। वापस से सुनो, ऊपर वाला नंबर 10 है, नीचे वाला नंबर 3 है, तो 10 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके रखना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब एक एक कम होते जाना है। 10 से 9, 9 से हुए अपन 8, तो सबसे पहले गाड़ी शुरू होगी 10 से, फिर आएगी 9 और फिर आएगी 8। देखिए आपने रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिख दिया? आपने रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिख दिया, खत्म कहानी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 जा 72, तो 10 इंटू 72 कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास 720 वर्ड्स। कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहां पे और फिर भी आप आंसर निकालेंगे। दोनों ही केस में आपका आंसर 720 आएगा। और किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे आप ए वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगर आप चेक करेंगे यहां पे तो आप देख सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन सही भी आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आपको आता है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात है आपके लिए ये साधारण सा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर है बातें? चलिए, तो अगर ये सवाल कर लिया बच्चों अपन ने खत्म, तो बढ़ते हैं अगले सवाल तीसरे पे। ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो इतना कॉमन है और सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे सवाल आपको पूछे जाए जहां पे किसी कमिटी का फॉर्मेशन होता है, कमिटी का गठन होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैंने अगर एमसीक्यू में सवाल देखे हैं, एक तो ये कमिटी वाला सवाल देखा है और दूसरा सवाल मैंने देखा है एनसीआर और एनपीआर पे क्वेश्चन। उनको अपन इसी वीडियो में एक दो सवाल उन पे भी करेंगे, ठीक है। तो एक ये कमिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बच्चों आपको 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है और क्या गिवन है? 9 बॉयज गिवन है और 4 गर्ल्स गिवन है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि हमारे पास 9 बॉयज हैं, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। कितने पर्सन्स की कमिटी बनानी है? 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। आगे कंडीशन है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? भाई कितने तरीकों से आप ये कर सकते हैं? व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ये कितने तरीकों से आप कर सकते हैं जब आपकी कमिटी में मिनिमम 3 गर्ल्स का होना जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे केसेस बनते हैं, जैसे कि हमने केस 1 बनाने की कोशिश की। भाई उसने हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला है कि कमिटी में 3 गर्ल्स तो मिनिमम होनी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, पहले केस में हमने कमिटी में 3 गर्ल्स डाल दिए, तो आपके पास 7 पर्सन्स की कमिटी है, आपने 3 गर्ल्स डाल दिए, तो कितनी गर्ल्स बची? आपके पास 4 गर्ल्स बची, 4 बॉयज का आपको लेना पड़ेगा सिलेक्शन। इस चीज को समझिए, सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी कि मैं थोड़ा गलत हो गया बीच में। भाई 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है, उसमें से पहली केस में उसने क्या बोला है कि आपकी कमिटी में मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, पहले केस में मान लो 7 पर्सन में से 3 जो हैं गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? भाई टोटल 7 होने चाहिए, तो गर्ल्स अगर 3 हैं तो बॉयज कितने होंगे? 4 होंगे, तभी तो 4 + 3 7 होगा। समझ आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही यहां पे केस 2 होगा। भाई गर्ल्स आपके पास टोटल 4 है, यानी कि गर्ल्स की संख्या भी बढ़ सकती है। तो केस 2 में मान लीजिए हमने बोला कि भाई गर्ल्स की संख्या हमने 4 कर दी, तो टोटल पर्सन तो 7 होंगे। तो अगर टोटल पर्सन 7 होंगे तो गर्ल्स हो चुकी हैं 3, तो बॉयज हो जाएंगे, सॉरी गर्ल्स हो चुकी हैं 4, तो बॉयज हो जाएंगे कितनी? 3। ये 2 केसेस बनेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर गर्ल्स की संख्या और बढ़ा दो, 5 गर्ल्स कर दो। अरे कैसे कर दें भाई, जब क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि अवेलेबल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास? 4, तो 4 से ज्यादा गर्ल्स आप ले सकते हैं क्या?
नहीं ले सकते, इसीलिए दो केसेस बनेंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर दो गर्ल्स लेके भी एक केस बना दो। कैसे बना दे भाई, क्वेश्चन में बोला है ना एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो वो केस भी नहीं होगा, तो सिर्फ 2 केसेस यहां पे बनेंगे। ठीक है, अब हर एक केस के लिए हम सॉल्व करते हैं और फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो भाई पहले केस के अनुसार आपको 4 बॉयज की जरूरत है, 3 गर्ल्स की जरूरत है। ये 4 बॉयज आप ऑब्वियसली 9 बॉयज में से लेंगे, तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का यहां पे खेल है। जब सिलेक्शन होता है तो कमिटी के केस में आप हमेशा पर्संस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप सिलेक्शन करते हैं तब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जब आप सिलेक्शन करते हैं तब आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। भैया अभी तक जो पहले 2 सवाल किए वहां पे हम सिलेक्शन तो कर ही रहे थे, साथ में हम अरेंजमेंट भी कर रहे थे, इसीलिए हमने परमुटेशन किया, इसलिए हमने P वाला सिंबल यूज किया, हमने NPR वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। यहां पे हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, यहां पे हमें 9 बॉयज में से सिर्फ 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। भाई जब भी सिलेक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि C वाली चीजें आएंगी, NCR वाला फॉर्मूला बैठेगा। बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब सुनिए, तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज चाहिए, तो आपने लिखा 9C4। ये चीज क्लियर है, 9C4 कहां आया, 9 बॉयज में से 4 बॉयज। ऐसे ही 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट करना कंपलसरी है। 4 बॉयज भी चुनना है, 3 गर्ल्स भी चुनना है, तभी तो 7 पर्सन की कमिटी आप बनाओगे। अब 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स कैसे चुनोगे आप 4C3 लिख दोगे। इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे बाद में, पहले इधर आ जाइए। अब 9 बॉयज में से आपको 3 बॉयज चाहिए, तो आपने बोला 9C3, क्लियर है। यहां पे 4 गर्ल्स में से चारों की चारों गर्ल्स चाहिए, तो आपने यहां पे बोल दिया 4C4। अब बस क्या करना है बच्चों, दोनों ही पार्ट को सॉल्व करके ऐड कर देना है। चलिए अब दोनों पार्ट को सॉल्व कैसे करें, तो यहां पे इंडिविजुअल लेवल पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, जैसे कि आप कहां पे सॉल्व करें, यहीं कर लें कि अगले पेज पे? अगले पेज पे आ जाओ। देखो देखो, ऐड कर लो चीजों को, आपको ऐड करके दिखाता हूं मैं। यहां पे क्या है अपने पास, यहां पे अपने पास है 9C4 मल्टीप्लाइडेड बाय, क्या है मल्टीप्लाइडेड बाय में भाई, यहां पे है 4C3, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन है, और फिर क्या है, यहां पे 9C3 इंटू 4C4 है, फिर यहां पे 9C3 इंटू 4C4 है ना। सारी चीजें एकदम परफेक्टली अलाइंड है। अब सुनिए बच्चों, यहां पे NCR का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। NCR के 2 तरीके से मैंने आपको चीजें बताई थी। मैंने एक बताया था कि अगर NCR हो तो आप लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। वहीं पे दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो नंबर नीचे लिखा हो, जैसे कि मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे यहां पे 9C4 लिखा है, तो नीचे कौन सा नंबर है भाई, नीचे 4 है, तो पहले डिनोमिनेटर में 4 का क्या कर दो, फैक्टोरियल कर दो। ऊपर क्या है, ऊपर 9 है, तो 9 को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखो, 4 बार। सर 4 बार ही क्यों करा, अरे दादा नीचे कौन है, नीचे 4 है, तो 9 को रिवर्स ऑर्डर में 4 बार लिखोगे तो 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा और 6 आएगा। अब इसके आगे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तुम करोगे, चलो मैं ही कर देता हूं, आ जाओ भाई। 4 फैक्टोरियल कितना होता है जल्दी बताओ, तो सर 4 फैक्टोरियल होता है 24। ये मालूम है ना तुम लोगों को कि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, शाबाश। अब देखो जरा, यहां पे कैंसिलेशन हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अभी और सुनो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, शानदार। अभी देखना क्या क्या बचा भैया, 9C4 में यहां पे 9 बचा, 7 बचा, 2 बचा, तो तुम यहां पे 9 इंटू 7 इंटू 2 कर दोगे। मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है, 9 7 जा होता है कितना, 9 7 जा होता है 63, 63 इंटू 2 होता है कितना, 126। क्लियर है, तो 9C4 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। बस एक बार चेक कर लो कहीं पे अपन ने जल्दबाजी में, जोश में कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया है। 9C4 है तो नीचे 4, तो 4 का फैक्टोरियल जो कि 24 होता है। रिवर्स ऑर्डर में 4 बार, 9 8 7 6, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 7 जा 63, 2 जा 126। बच्चों परफेक्ट है, कोई एरर अपन ने नहीं किया है। तो यहां पे 9C4 की जगह हम 126 लिख देंगे। अब आपके पास आता है 4C3। अब ये 4C3 कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा सेम प्रोसेस आप अपना
सकते हैं बच्चों 4c3 के लिए? जल्दी फटाफट अपन अपनाते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं कि 4c3 का आंसर वैसे पता है कितना होगा? 4 होगा। क्या आंसर होगा 4c3 का? 4। सर आपको कैसे पता चला 4c3 का आंसर 4 होगा? एक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके जैसे, एक तो मेरे जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मैंने आपको बोला था कि NCR जो होता है बच्चों वो एक्चुअली होता है NCN-R। वापस से ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि NCR जो होता है वो होता है NCN-R। अगर यही चीज मैं यहां पे लगाता हूं तो मेरे पास 4c3 था, तो देखा क्या किया मैंने? ऊपर वाला सब सेम रखा, बस नीचे वाले को चेंज कर दिया मैंने। और कैसे किया चेंज? तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के। तो दादा इधर 4c3 है तो ऊपर अभी भी 4 आएगा, यहां पे c आएगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा, तो ये 4c1 बन जाएगा। बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जीवन में जब भी NC1 देखते हैं अपन तो पता है आंसर कितना लिखते हैं? अपन आंसर n लिखते हैं। अब ये मत बोलना कि तुमने बताया नहीं सर, भैया बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, और आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो जाइए सॉल्व करके देखिए कि आता है कि नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में इतना सारा कैलकुलेशन हो गया और 4c1 मैंने कितना लिख दिया? मैंने 4 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर समझाया तो आपने इतना ज्यादा। भाई समझाया आपके लिए है कि अगली बार जब ऐसी चीज हो तो आप कर पाए, वरना मेरे को तो आता है, मैं तो करके निकल जाऊंगा, मेरे लिए बड़ी बात थोड़ी है। आपके लिए समझना जरूरी है और वो बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप बात? चलिए, तो यहां पे जो 4c3 है बच्चों इसकी जगह कितना आ जाएगा? सर 4 आ जाएगा। क्लियर है बातें? शानदार। इधर आइए, यहां पे सर NC3 है, तो NC3 को क्या करेंगे सर? सर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं ना, क्यों रुकते हैं अपन सब सॉल्व करेंगे। आ जाओ। भले ही क्वेश्चन अपने पास कम है पर इसका फायदा उठाते हैं ना अपन छोटी छोटी बारीक बारीक बातें कवर कर लेते हैं। होता क्या है एग्जाम में, आप कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, जिसको आता है वो सही करके आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है बच्चों। एग्जाम में पढ़ाई करके जो बच्चे जाते हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूं, मैं बात उनकी नहीं करता हूं जो पढ़ते नहीं है, बिल्कुल भी उनका डिस्कशन है ही नहीं इधर। जो बच्चा पढ़ के जाता है कई बार वो भी उतने मार्क्स नहीं ला पाता है जितना वो उम्मीद करता है, जितनी उसकी तैयारी है, जितनी उसकी प्रिपरेशन है। तो आखिरकार गड़बड़ कहां होती है भाई? तो गड़बड़ होती है छोटे छोटी बातों में, छोटे छोटे कैलकुलेशंस में आप गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि आपको NCR को सॉल्व करने में दिक्कत हो गई, आपने सॉल्व किया पर थोड़ी सी गलती हो गई। अब गलती तो भले ही 1 या 2 पॉइंट का हो, आंसर तो पूरा बिगड़ेगा ना। तो इस चीज को भी दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रैंकिंग्स का डिफरेंस देखते हैं, जब आप मार्क्स देखते हैं टॉपर्स में या आपके बीच में, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, हल्का सा होता है। और वो हल्का सा डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है कैलकुलेशन में, वो क्रिएट होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन में अगर आपने गलती कर दी तो वहां पे वो क्रिएट होता है। और इस वीडियो में या हर एक वीडियो में जहां पे मैं पढ़ाता हूं, मेरा यही मोटिव रहता है कि आपके उन मिस्टेक्स को भी मैं क्या कर सकूं? दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे जरा 9C3 को भी अपन सॉल्व करते हैं। आ जाइए, तो वापस से वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन सर, जो मैंने मन ही मन बनाया था कि सर नीचे 3 है तो सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सर ऊपर 9 है तो 9 को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिख दूंगा? मैं 3 बार लिख दूंगा। तो सबसे पहले 9 आया, फिर 8 आया, फिर आपके पास 7 आया। सर थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। सर जो 3 फैक्टोरियल होता है वो आपके पास 6 होता है, तो 3 फैक्टोरियल की जगह मैंने 6 कर दिया। सर 3 2 होता है 6 और 3 3 होता है 9, 2 1 होता है 2 और 2 4 होता है 8। तो यहां पे सर 3 × 4 × 7 हो गया। सर 3 4 12 और 12 7 होता है आपके पास 84। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ऐसे ही सर 4C4 सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे जरा 4C4 कैसे सॉल्व कर लेंगे आप ही मुझे बता दीजिए। क्या सॉल्व करना है सर? सर 4C4 सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए आज 4C4 के केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4C4। तो सुनिएगा भाई, 4C4 का मतलब ऊपर n तो यहां पे n फैक्टोरियल, तो ऊपर 4 तो यहां पे 4 फैक्टोरियल, जो नंबर नीचे था उसका फैक्टोरियल, तो यहां पे 4 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, n में से r को घटाया, तो 4 में से 4 को घटाया तो 0 का फैक्टोरियल। सर 4 फैक्टोरियल ने 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे ऊपर बचा 1, नीचे बचा 0 का फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल, सर 0 का फैक्टोरियल होता है आपके पास 1, तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये मालूम है ना, नहीं मालूम है तो आज सीख लो, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 4C4 जो है वो तो 1 बन गया। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि NCN जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कई बच्चे NCN को, मैं आपको गलतियां भी बताते चलता हूं जो आप करते हैं, कई बच्चे NCN को n फैक्टोरियल लिख के आ जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। याद रखिएगा, आज के ही वीडियो में मैंने बताया कि NPN होता है n फैक्टोरियल, ये चीज सही है। NCN जो होता है वो कभी भी n फैक्टोरियल नहीं होता है, NCN जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस समझिएगा प्लीज, इस डिफरेंस में बहुत सारी बातें हो जाती है, कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो 4C4 4 फैक्टोरियल नहीं 1 होगा। अब यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर 126 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 4 6 24 का 4, 2 चला गया ऊपर, 4 2 8 + 2 10 का 0, 1 चला गया ऊपर, 4 1 4 + 1 5। यहां पे 84 × 184 ऐड कर लो, तो मेरे हिसाब से सर 588 होना चाहिए। तो देखिए, आप बोलेंगे सर कितना टाइम लगा दिया आपने सॉल्व करने में। भाई सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाया मैंने यहां पे आपको बातें जो बताई वो बातें बताने में टाइम लगता है, क्योंकि एग्जाम में वो बातें याद रहनी चाहिए। भाई वो बातें याद नहीं रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व कहां से होगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 588 है। तो मेरे हिसाब से वापस से आप ए वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, और अगर हम यहां पे चेक करेंगे तो जी हां, ए वाला ऑप्शन सही भी है। तो आई होप कि आपको ये अलग अलग केस बनाना सीख गए होंगे, केस को ऐड करते हैं ये बात दिमाग में आई होगी। साथ में आप ये बात भी सीखे होंगे कि कैसे हम एनसीआर को सॉल्व करते हैं, क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं एनसीआर को सॉल्व करते वक्त कि हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाए, ठीक है। कहीं परेशानी है क्या, नहीं। चलिए तो बच्चों, अगर इतनी कहानी आपने समझ ली है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। मैंने कहा था ना, कुछ सवाल एनसीआर पे होंगे, कुछ सवाल एनपीआर पे होंगे। यकीन मानिए एग्जाम में एमसीक्यू में सबसे ज्यादा एक कमेटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, और दूसरे या तो एनसीआर या एनपीआर पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। हमेशा रहा है, रहता है और आगे भी रहेगा। यकीन मानिए, इसको सीख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए। एटलीस्ट एमसीक्यू के तो 2-3 नंबर पक्के कर लें, बाकी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। चलिए आइए, तो यहां पे देखिएगा सवाल क्या है। सवाल ये है, NC15 बराबर NC6 ऐसा हमको दिया गया है, और हमको बोला गया है कि भाई आपको NC21 इसकी वैल्यू जो है फाइंड करके दिखानी है। तरीका सीखिएगा बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है। सर कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद आती है, इसको बाद में लिखना। सर प्रॉपर्टी एक याद आती है कि अगर NCX बराबर हो NCY के, ध्यान से सुनना, अगर NCX बराबर हो आपके NCY के, तो यहां पे 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं, यहां पे 2 केसेस होते हैं। पहला केस जहां पे आपका x जो है वो y के बराबर हो जाए, पहला केस जहां पे आपका x जो है y के बराबर हो जाए, और दूसरा केस ये होता है जहां पे आपके x और y इन दोनों का सम जो है आपके ऊपर वाले नंबर n के बराबर हो जाए। ये 2 केसेस पॉसिबल होंगे, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, दोनों एक साथ नहीं हो जाते, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि दोनों हो जाएंगे, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, या तो दोनों नंबर बराबर हो जाए, और अगर वो बराबर नहीं है तो उन दोनों का सम जो है ऊपर वाले नंबर के बराबर हो जाए। क्लियर है बात है, ठीक है। अब सुनिए जरा, इधर सुनिए भाई, NC15 जो है NC6 के बराबर है, तो यहां पे बच्चों नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर के बराबर तो नहीं है, यानी कि पहला केस तो नहीं लगेगा। तो कौन सा केस लगेगा, दूसरा केस लगेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो 15 + 6 है ये कितने के बराबर होगा, आपके ऊपर वाले नंबर n के बराबर होगा। तो भाई 15 + 6 होता है 21। तो यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारे n की वैल्यू जो है कितनी आ गई है, सर 21 आ गई है। सर हमको ना हम फाइंड करना था NC21, तो हमें फाइंड करना था सर NC21। तो NC21 कैसे फाइंड करेंगे, सर n की वैल्यू तो 21 है, यानी कि हमें यहां पे 21C21 फाइंड करना था। अरे सर आपने एक बात याद दिला दी जो पिछले क्वेश्चन में सिखा रहे थे आप, कि अगर कभी भी तुम्हें NCN मिले तो आंसर हमेशा कितना लिखना, हमेशा
हमेशा 1 लिखना, आपने सर सिखाया है, आज ही सिखाया है। तो बस देखिए ना, अभी भी तो ये NCN ही तो है, 21C 21 ही तो है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के बराबर ही तो है। कितना देगा आंसर दादा? 1 देगा आंसर। कौन से ऑप्शन में 1 है? तो सर बी वाले ऑप्शन में 1 है। अगर बच्चों आप चेक करोगे तो बी वाला ऑप्शन सही भी आ रहा है। तो कुछ ये तरीका है क्वेश्चनों को समझने का। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन जिसको इन दो केस का ज्ञान नहीं है, जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो इस सवाल को भी एग्जाम में गलत करके आ जाता है और फिर सर पटकता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे कामों से अपने को बचना है, सीखना है, यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है खत्म। बढ़ते हैं अपन किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि अगेन आपके एनसीआर पे एक बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो भाई सवाल यहां पे ये है, क्या है सर सवाल यहां पे? अरे सवाल यहां पे ये है, क्या है कि n+1C3 जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ nC2 होता है। तो सर आप n की वैल्यू बताइए। सर आपने हमें NCR का एक फॉर्मूला बताया कि सर NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सर ये वाला लगाएं क्या यहाँ पे? नहीं, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो सर कौन सा वाला लगाएंगे? तो अभी जो 9C3 4C4 वो सब जो कर रहे थे ना, वो वाले फॉर्मूले जो लगा रहे थे वो वाला लगाएंगे। सर वही वाला क्यों लगाएंगे, ये वाला क्यों नहीं लगाएंगे? तो इसका कारण है, मैं कारण आपको ध्यान से बताता हूं, सुनिएगा भाई। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये बच्चों तभी लगाना है जब r की वैल्यू पता ना हो। कब लगाना है ये फॉर्मूला? जब r की वैल्यू पता ना हो। और कब वो वाला लगाना है? जब r की वैल्यू पता हो। तो कौन सा वाला लगाएंगे? जो उधर किया था वो वाला। ठीक है, सर लगा के बता दो। आ जाओ यहां पे देखो बच्चों, n+1C3 है तो नीचे 3 है, तो पहले क्या कर देंगे? पहले 3 का फैक्टोरियल कर देंगे। भाई नीचे 3 है तो पहले 3 का क्या कर देंगे? फैक्टोरियल कर देंगे। ऊपर n+1 है तो रिवर्स ऑर्डर में n+1 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो सबसे पहले n+1 आएगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि इसमें से एक घटाओ तो n बचेगा, इसमें से एक और घटाओ तो n-1 बचेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ NC2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो नीचे 2 है तो सबसे पहले यहां पे क्या बन जाएगा? 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर n है तो रिवर्स ऑर्डर में n को 2 बार लिखेंगे। सबसे पहले हम n लिखेंगे, फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे? फिर हम यहां पे n-1 लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में अपन जाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पे बहुत सारी चीजें बच्चों कैंसिल होगी, जैसे कि यहां पे n और n कैंसिल हो गया, n-1 और n-1 कैंसिल हो गया। और देखो अब यहां पे देखना क्या बचा है, ऊपर n+1 बचा है, नीचे 3 का फैक्टोरियल है यानी कि 6 बचा है, यहां पे बच्चों 2 बचा है और नीचे 2 का फैक्टोरियल जो कि कितना होता है? 2 होता है। तो 2 और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहां पे n+1 ऊपर है, नीचे 6 है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब यहां पे जो 6 है उस तरफ चला गया तो n+1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये आपके पास 1 × 6 हो गई। भाई 1 × 6 कितनी होती है? तो सर वो 6 होती है। ये 1 जो है उस तरफ सब्सट्रैक्शन में चला गया तो n की वैल्यू 6 - 1 हो गई। भाई 6 - 1 कितनी होती है? 5 होती है। तो यहां पे n की वैल्यू हो गई 5। तो यहां पे कौन से ऑप्शन में 5 है? मेरे हिसाब से सी वाला ऑप्शन लगना चाहिए। चेक करेंगे हम। अरे ये क्या हो गया, कहां पे गड़बड़ कर दी हमने? एक बार चेक कर लो यार, शायद अपन ने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दी है। ओके, NC2 अपन ने अप्लाई किया n × n-1। अब हो जाता है, होता है कभी कभार ऑप्शन भी गलत होता है, शायद वही हुआ होगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो n+1C3 3 है तो 3 का फैक्टोरियल किया जो कि 3 × 2 = 6 सही है। n+1 n-1 सही है। 2 टाइम्स ऑफ NC2 तो बाहर है 2, NC2 खुला n × n-1 और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 भी कैंसिल, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, तो n+1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 1। ठीक है, तो 6 उस तरफ चला गया। बच्चों सही है अपना आंसर। ठीक है, वो ऑप्शन गलत है इसीलिए वो आपका D दिखा रहा है, बट D एक्चुअली इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है अपना C है, यानी कि 5 है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अपन ने कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी की है। परफेक्ट
करेक्ट अपन ने किया है, आप बेफिक्र रहिए, अपना आंसर सही है, ठीक है। चलो, तो ये सवाल हुआ खत्म, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अपन छठवें सवाल पे। ये सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 2 ऑफ विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4, ऑल ऑफ विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन। द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 15 पॉइंट्स इज। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास टोटल 15 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? टोटल 15 पॉइंट्स हैं। इन 15 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट ऐसे हैं, इन 15 पॉइंट में से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है। जो कि क्या है? जो कि कोलिनियर है। बाकी 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। बाकी 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है भाई? 15 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, जिनमें 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कोलिनियर हैं, 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। तो सर यहां पे कोलिनियर का मतलब आप समझाइए जरा। ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब क्या है? तो सर 4 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब ये है कि 4 पॉइंट कुछ ऐसे है। ये आपका पॉइंट 1 है, ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका पॉइंट 3 है और ये आपका पॉइंट 4 है। ये आपके 4 पॉइंट हैं और ये कोलिनियर है, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ये नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? तो सर वो 11 पॉइंट कुछ ऐसे होंगे कि उन सब से हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। तो हमको सर यहां पे बनाना है ट्रायंगल। हमसे पूछा गया है कि इन 15 पॉइंट्स में से कितने ट्रायंगल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ट्रायंगल्स की, ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। भाई वो तीनों पॉइंट होते हैं वर्टेक्स। तो जैसे कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। अगर 3 पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिन 3 पॉइंट्स की आपको जरूरत होती है, ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए नॉन कोलिनियर। क्या होने चाहिए? 3 पॉइंट्स आपके होने चाहिए नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करने चाहिए। वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करने चाहिए। अगर समझिएगा, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट्स ऐसे ले लिए और मैंने आपसे कहा देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे को इसका ट्रायंगल बना के दिखाओ। क्या पूछ रहा हूं मैं? कि भैया इन 3 पॉइंट से क्या बना के दिखाओ? तो मुझे एक ट्रायंगल बना के दिखाओ। तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या कि 3 कोलिनियर पॉइंट से अपन ट्रायंगल बना दे? ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? तो जो भी ट्रायंगल बनेगा वो उन्हीं पॉइंट से बनेगा जो कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है, ऐसा हमने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब सुनना, यहां पे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो सर शुरुआत में आपके पास 15 पॉइंट्स थे। शुरुआत में कितने पॉइंट्स थे? सर शुरुआत में आपके पास 15 पॉइंट्स थे। तो हमको ट्रायंगल बनाना है, तो सर आपको 3 पॉइंट दे दें तो ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि सर 15 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो ट्रायंगल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात सही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 15C3 कर दो, ट्रायंगल आ गया। क्या कर दो? 15C3 कर दो, ट्रायंगल आ गया। लेकिन आप में से एक बच्चा निकला समझदार। क्या निकला आप में से एक बच्चा? समझदार। उसने क्या बोला कि सर आपने जो 15 पॉइंट ले लिए ना, उसमें तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कौन दे रहे हैं? जो कि कोलिनियर हैं। सर आपने अभी अभी हमें समझाया कि कोलिनियर पॉइंट होगा तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपने तो सर जो ये 15 पॉइंट्स ले लिए, इसमें तो 4 पॉइंट ऐसे थे जो कि कोलिनियर थे, तो आपने उसमें से कैसे ट्रायंगल बना दिया? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने अभी क्या किया, 15 पॉइंट थे तो मैंने बोला मेरे को ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया, बन गया ट्रायंगल। तो मैंने 15C3 कर दिया, बन गया ट्रायंगल। पर प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम यहां पे ये हो गई कि जो 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं, मतलब उन 15 पॉइंट्स जो आपने लिए हैं उनमें से 4 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। तो क्या वो ट्रायंगल देंगे? नहीं देंगे। यानी कि वो 4 पॉइंट वाली चीज को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। आप कैसे हटाओगे? तो भैया आपने कर दिया 4C3। ये 4C3 बच्चों वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्रायंगल नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं? अरे चारों के चारों कोलिनियर है ना, तो इनमें से 3 पॉइंट चुनोगे तो कभी ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये जब हमने 4C3 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमको तब मिलेंगे जाके ट्रायंगल। हम 15C3 में से जब 4C3 को घटा के हटा देंगे तब हमें क्या मिलेगा? ट्रायंगल। ये हमें घटाना क्यों पड़ा सर? तो सर हमें ये इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर थे। 4 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर
कोलिनियर थे, ये आपको ट्रायंगल नहीं देने वाले हैं। ट्रायंगल कौन से देते पॉइंट्स? वो पॉइंट्स देते हैं जो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो पहले आप 15C3 करोगे जो कि टोटल आपको देंगे, उन टोटल में से 4C3 हटाओगे क्योंकि 4 पॉइंट कोलिनियर थे, तो आपने ऐसे हटाया है। अब आपको इसको भी सॉल्व करना है, अब आपको इसको भी सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो 15C3 को सॉल्व करना बहुत आसान है भाई। नीचे 3 है तो हम पहले 3 का क्या कर देंगे? फैक्टोरियल कर देंगे। ऊपर 15 है तो 15 को रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिखेंगे। पहले 15 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर आपके पास 13 आएगा। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 4C3। सर 4C3 आपने हमको सॉल्व करके बताया था कि आंसर कितना होता है? 4 होता है। अब मैं नहीं बता रहा कैसे बताया था मैंने, क्योंकि डिटेल में समझा चुका हूं। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट अपन। 3 फैक्टोरियल क्या होता है जल्दी बताइए। सर 3 फैक्टोरियल होता है आपके पास 6, तो यहां पे 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 हो गया। यहां पे -4 है। 3 2 जा होता है 6, 3 5 जा होता है 15, 2 1 जा होता है 1, 2 7 जा होता है 14। यानी कि अपने पास क्या क्या बचता है? तो यहां पे बच्चों अपने पास बचता है 5, फिर बचता है यहां पे मल्टीप्लाई में 7, फिर यहां पे बचता है मल्टीप्लाई में 13, और इसमें से माइनस किसको करना है? अपने को 4 को करना है। चलो 13 7 जा कितना होता है जल्दी बताओ? 91 होता है। ये -4 है। 91 इंटू 5 करना है, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 455 -4 करोगे तो आपको 451 मिल जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 451। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए। आप चेक करेंगे तो सी ऑप्शन सही आता भी है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस सवाल को करने का। आई होप कि आपको समझ में आया है। पहले इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे जैसे हमने यहां पे किया। अगर ये हो चुका है तो जरा यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को क्या करिए भाई? खत्म कीजिए। चलिए बच्चों ये अपना 6वां सवाल भी हुआ खत्म। बढ़ते हैं अपन 7वें सवाल पे। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। आपको सवाल पूछा गया है कि ऐसे कितने 9 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं जिनमें डिजिट आपके डिफरेंट होने चाहिए। चलिए तो पहले अपन बात करेंगे बच्चों डिजिट्स की, कि डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं डिजिट की बात करूं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर अपने पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो टोटल अपने पास कितने डिजिट होते हैं? टोटल अपने पास 9 डिजिट होते हैं। टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल अपने पास 9 डिजिट होते हैं। तो हमें 9 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन है आपके पास 7th, 8th और 9th। ये 9 जगह आपके पास हो गई। अब सुनिएगा बच्चों 9 डिजिट का नंबर बनाना है, 9 प्लेसेस का नंबर बनाना है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। तो आपके पास कितनी चॉइस? अरे यार एक गलती कर दी, डिजिट 10 होते हैं। सो सॉरी यार, जल्दी जल्दी में हो गई। टोटल आपके पास 10 डिजिट है। 10 डिजिट की मदद से आपको 9 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, तो पहले प्लेस पे कौन नहीं आ सकता? पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। क्यों 0 नहीं आ सकता? अरे भैया पहले प्लेस पे 0 आ जाएगा फिर तो 9 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। फर्स्ट प्लेस 0 हो गया, 8 डिजिट का नंबर बनेगा, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो अपने पास कितनी चॉइसेस बची? 10 डिजिट थे, 10 चॉइसेस थे, 0 नहीं आ सकता, यानी कि एक चॉइस कम। तो पहले प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 9 चॉइसेस हैं आपके पास, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब सुनिएगा, शुरुआत में आपके पास 10 डिजिट थे, यानी कि 10 चॉइसेस थे। अपने को बोला है डिजिट्स डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सुनते जाना भाई, 10 डिजिट थे, 10 चॉइसेस थे। एक बात बताओ, कितने प्लेस भर दिया है अपन ने? तो फर्स्ट वाला प्लेस भर दिया है। जितना प्लेस अपन भरते हैं चॉइसेस भी उतने कम होते जाते हैं। तो अपने पास शुरुआत में 10 डिजिट थे, 10 चॉइस थे, उसमें से फर्स्ट प्लेस अपन ने भर दिया, यानी कि अब कितने चॉइसेस बचे? 9 चॉइसेस बचे। इसीलिए जब हम सेकंड प्लेस को भरेंगे तो यहां पे 9 चॉइसेस आएंगे। बच्चे यहां पे गलती ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे घटता है, तो पहले में 9 भरा है तो अगले वाले में 8 तरीके होंगे। पर आप इसको अलग तरीके से सोचिए। पहले प्लेस में 9 चॉइसेस इसलिए हैं क्योंकि 0 नहीं आ सकता है। भाई शुरुआत में 10 चॉइसेस थे, जब आप पहले डिजिट को भरने जा रहे हैं, फिर आपको ख्याल आया ओहो हम पहले प्लेस में 0 तो भर नहीं सकते हैं, तो आपने पहले प्लेस में 9 भरा। क्यों 9 चॉइसेस से भरा? क्योंकि 0 तो आप भर नहीं सकते, इसीलिए पहले प्लेस को भरने के 9 चॉइसेस। लेकिन जब आप सेकंड प्लेस को भरने आए, फिर आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करी। कैसे चेंज करी? तो फिर आपने सोचा यार अपने पास शुरुआत में 10 चॉइसेस थे, यार 10 चॉइस में से एक चॉइस तो चला गया क्योंकि एक प्लेस अपन ने भर दिया, तो 10 में से एक हटाओगे 9 चॉइसेस बचेंगे। तो सेकंड प्लेस को भरने के भी कितने? 9 चॉइसेस। अब इसके बाद जो है आप अपने पैटर्न को
कंटिन्यू रख सकते हैं कि अगले वाले में 8 चॉइसेस बचेंगे। अरे 10 चॉइसेस थे, 2 जगह भर गई तो 8, 3 जगह भर गई तो 7, 4 जगह भर गई तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। ऐसा आप पैटर्न यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको आंसर निकालना है तो इन सबको क्या कर दें, आप इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी स्मार्टनेस अपन दिखाएंगे, क्योंकि स्मार्टनेस से अपना काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, एक बात बताओ, लास्ट में अगर मैं इंटू 1 लिख दूं तो कोई चेंज होगा क्या? यार 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक। देखिएगा 98765431, ये एक्चुअली कौन है बच्चों? तो सर 9 से लेकर 1 तक हो गया, यानी कि सर ये एक्चुअली में 9 का कौन है? फैक्टोरियल है। अरे 98765431 क्या है? 9 का फैक्टोरियल है। और पहला डिजिट क्या है भैया? पहला 9 है। तो आंसर हो गया 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑप्शन इसी टर्म्स में दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये है, डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। 9 इंटू 9 फैक्टोरियल चेक करोगे तो डी वाला ऑप्शन सही भी आएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा इसको इस वे में लिखा कि हम आंसर एक्यूरेट जैसी चीजें लिख पाए। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन बच्चों होता है खत्म, और 7वें के बाद बढ़ सकते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन आइए। सो क्वेश्चन ऐसा है, 6 men and 4 women are to be seated in a row so that no 2 women sit together. The number of ways they can be seated. तो यहां पे क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 6 men और 4 women को बिठाना है। 6 men और 4 women को बिठाना है, और कंडीशन ये है कि वुमेन साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो भाई वुमेन अगर साथ नहीं बैठनी चाहिए तो पहले आप बिठाएंगे मेन को। ये कंडीशन होती है कि जिस भी कैटेगरी ऑफ पर्सन को साथ नहीं बिठाना है तो उससे पहले उस कैटेगरी ऑफ पर्सन को बिठाइए जिनको आप साथ बिठा सकते हैं। तो क्या मेन पे कोई कंडीशन है? नहीं है। तो पहले किसको बिठाइए? मेंस को बिठाइए। तो 6 मेन है तो मेन 1, मेन 2, मेन 3, ऐसे कहां तक पहुंचेंगे? 6 मेन तक पहुंचेंगे। तो आपने यहां पे बोला मेन 1, फिर आपने बोला मेन 2, फिर आपने बोला मेन 3, फिर आपने बोला मेन 4, फिर आपने बोला मेन 5, फिर आपने बोला मेन 6, देन 6 मैन है। हाँ भाई 6 मैन हो गए। अब 6 मेंस जब बैठ गए हैं तो उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी स्पेसेस हैं? 7 स्पेसेस हैं। अच्छा एक बात बताओ, 6 मेन को बिठाने के कितने तरीके होंगे? भाई 6 लोग हैं, 6 प्लेसेस हैं, तो क्या मैं यहां पे 6p6 कर दूं? ये 6p6 मैंने क्यों किया? 6 मेन है, 6 जगह हैं, तो कितने वेज? 6p6 वेज। भैया अरेंजमेंट करना है ना, तो परम्यूटेशन होगा, p वाला फॉर्मूला लगेगा, NCR वाला फॉर्मूला लगेगा। 6 मेन है, 6 जगह है, तो 6p6। अब सुनिए, अब आपके पास वुमेन्स कितनी है? 4 है। प्लेसेस कितने हैं? 1 प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 प्लेसेस हैं, वुमेन्स 4 हैं। अरेंजमेंट भी करना है तो यहां पे आप क्या कर दें? यहां पे आप 7p3 कर दें। क्या कर दें बच्चों? 7p4, 7p4 कर दें। ये 7p4 क्यों किया मैंने? भाई 7 प्लेसेस हैं, उन 7 में से 4 प्लेसेस पे आपको वुमेन्स को बिठाना है। तो आप क्या करेंगे? आप 7p4 ही तो करेंगे। गलत बोल रहा हूं क्या भाई? जैसे 6p6 क्यों करा अपन ने? 6 मेन हैं, उनको बिठाना है तो 6p6। अब 7 खाली जगह हैं, क्योंकि वुमेन तो साथ बैठ नहीं सकती, दे कैन नॉट सिट टुगेदर, तो उनको वहां पे बैठना पड़ेगा जहां पे स्पेस क्रिएट हो रहा है मेन के बैठने से। तो 7 जगह हैं, उनमें से 4 जगहों पे आपको वुमेन्स को बिठाना है, तो 7p4 आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अब इनको ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि npn का मतलब होता है n फैक्टोरियल। अब 7p4 कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई ऊपर नंबर है 7, नीचे नंबर है 4, तो 7 को लिखना है 4 बार रिवर्स ऑर्डर में, तो 7 6 5 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 6 फैक्टोरियल होता है 720। कितना होता है? 720। आई होप आपको मालूम हो। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 5 4 20, 26 कितना होता है? 120। तो ये हो चुका है 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 120। ठीक है, 5 4 20, 26 120। अब यहाँ पे बच्चों इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं मल्टीप्लीकेशन में इतना दिमाग नहीं खपाऊंगा अपना, सब कुछ मैंने कर ही दिया है। तो आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, देख लीजिएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। अगर इसके अलावा कोई और आए चेक कर लीजिएगा। अपना कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन में अपना कोई एरर नहीं है। 6 मेंस को बिठाने का 6p6 तरीका, 7 जगह बची खाली, उसमें से
4 जगह पे बैठेगी वुमेन तो 7p4 आपको दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के अगर ए आए तो सही है, वरना देख लेना मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक बार आप प्लीज खुद ब खुद भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से तो खत्म मानता हूं, बाकी आप पे कैलकुलेशन के लिए छोड़ा है मैंने। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो का। जी हाँ, इतना ही रखेंगे, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे, वो सिंपल सी बातें पूछेंगे जो पॉसिबल वेराइटीज हो सकती है। मैंने इस वीडियो में 9 क्वेश्चन में ही कवर कर दिया है, वो इसी में से कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लेंगे। बाकी अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो देख रखे हैं ना, फिर तो आपको टेंशन लेने की कभी जरूरत है ही नहीं। आइए ये एक आसान सा सवाल करते हैं। यहां पे आपको एक्चुअली क्या करना है बच्चों, ऐसा लिखा है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय पी n, n-2। पहले तो आपको इस चीज का मतलब समझना होगा, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन में ऐसा लिखा देखते हैं और आप फेमिलियर नहीं है कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं, जब भी आप ऐसा देखें Pn, R, तो बच्चों इसका मतलब होता है NPR। क्या मतलब होता है इसका? NPR। तो अगर आपको ऐसा मिला 2 टाइम्स ऑफ P n, n-2, तो इसका मतलब है जो नंबर आगे लिखा है वो नंबर ऊपर जाएगा, फिर P आएगा, और जो नंबर नीचे लिखा है, इधर पीछे लिखा है, वो नीचे आएगा। ठीक है, अब NPR का एक्सपांशन मैंने आपको सिखाया है। क्या होता है भैया एक्सपांशन? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो उस चीज को आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे। तो देखिएगा भाई ऊपर n है तो ऊपर n का फैक्टोरियल, ऊपर n नीचे n-2। तो अब क्या करेंगे भाई, हम n में से किसको घटा देंगे, हम n-2 को घटा देंगे और पीछे क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। ये चीज समझ में आई? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाइए, n में से n-2 को घटाइए और पीछे क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल लगा दीजिए। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो बाहर लिखा है 2, यहां पे है क्या, n का फैक्टोरियल। देखते जाना भाई, बाहर लिखा है 2 और नीचे इधर अंदर लिखा है n फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे ब्रैकेट को ओपन अप कर दूं, आ जाओ ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं। तो बाहर है n, माइनस अंदर गया तो माइनस n से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n, माइनस माइनस क्या बन गया, +2, और इधर पीछे क्या है, फैक्टोरियल। इधर n में से n को क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। तो ऊपर है 2n का फैक्टोरियल, नीचे है क्या, नीचे है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है। तो एक्चुअली 2 का फैक्टोरियल होता है 2, तो मैंने लिख दिया 2। 2 से 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। तो कौन से ऑप्शन में n फैक्टोरियल है, सी वाला ऑप्शन में n फैक्टोरियल है। चेक करोगे तो सी वाला आंसर ही आएगा। तो यहां पे इतना कोई टेंशन नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको इस चीज को समझना था। अगर ये चीज आप जानते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप ये वाला जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, उस फॉर्मूले को आपको लगाना था। जैसे ही आप लगाओगे ना, डायरेक्ट आपको एक ही स्टेप में आंसर जो है मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था। और इसी के साथ बच्चों मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको लगे कि सर हमें थोड़े से और MCQs करवा दीजिए इस चैप्टर पे, तो मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, बस वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। बाकी जो भी हो सकता था मैंने कवर करने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट एक्सरसाइजेस मेरे साथ अगर आपने किए हैं, फिर तो आपको कहीं पे भी और भटकने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो एंड करते हैं इस वीडियो को। और बच्चों इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 7 अपना पूरी तरीके से खत्म होता है। अब अगली वीडियो में अपन शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की। वो कहानी है अगली वीडियो की, इस वीडियो की नहीं। तो बाइनोमियल थ्योरम अपन शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। तो जाते जाते आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आप इसके यूट्यूब चैनल, इसके वेबसाइट, साथ में इसके मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी आपसे कोई भी पेमेंट वहां पे देने की जरूरत नहीं है। साथ में इसके बुक्स और ई बुक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर्म की, उसको क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स भरिए और फिर जो है आप उन बुक्स को अवेल कर पाएंगे। बाकी जो है भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और इतने सारे कोर्सेस हैं, इनमें से कुछ और देखने का मन हो तो आप उनको भी एंजॉय करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का, और उसके इंट्रोडक्शन वीडियो से हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।